सोचिए एक ऐसा शहर जो मतलब एक बेहद खूंखार और निर्मम फूड चेन की तरह काम करता है। सबसे ऊपर 5 स्टार होटलों की चमचमाती बालकनी में बैठे अमीर लोग, बिल्कुल। और एकदम नीचे सड़क की धूल में लौटते करतब दिखाने वाले नटों के बच्चे, लाचार औरतें, भिखारी और हिजड़े। जब ये नीचे वाले अपना खाली पेट पीट कर रहम की भीख मांगते हैं ना, तो हम्म ऊपर से रहमदिल अल्लाह के नाम पर कुछ नोट नीचे फेंके जाते हैं। सही कहा। और फिर नीचे की वो पूरी दुनिया मतलब महज एक अलिखित समझौते के तहत उन कागज के टुकड़ों के लिए टूट पड़ती है। हाँ, और ऊपर बैठे लोग इस खौफनाक तमाशे को देखकर बस मुस्कुराते हैं। आज हमारी जो स्रोत सामग्री है, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी की मशहूर कहानी मोहब्बत, वो इसी क्रूर ढांचे का एक बहुत ही नंगा और स्याह सच सामने रखती है। और देखिए, ये सच इतना कड़वा है कि इसे पचाना आसान नहीं है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें सबसे पहले उस माहौल को महसूस करना होगा जहाँ ये सब घटित हो रहा है। बिल्कुल, वो बैकड्रॉप बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये समंदर के किनारे बसी एक पुरानी बस्ती है। दिन के समय यहाँ एक अजीब सी मतलब एक मुर्दा खामोशी छाई रहती है, क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रात के बाशिंदे हैं। पुराने मकानों में दूर दूर से आए अजनबी भरे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, इस बस्ती का असली चेहरा सामने आता है ना? एकदम सही। गाड़ियों की कतारें, दलाल, ग्राहक और एक अजीब सी बेचैन हाफती हुई हलचल। ये वो दुनिया है जो दिन के उजाले में हमेशा हमारे और आपके नजरों से छुप जाती है। यही तो इस कहानी की खासियत है। ये जो मोहब्बत शब्द है, इसे सुनते ही जहन में रोमानी वादे, कस्में या कोई खूबसूरत सी छवि उभरती है। स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ इस शहर की भीड़ में ये कहानी सिर्फ दो नितांत अकेले हाशिए पर धकेल दिए गए लोगों की है। एक तरफ है हमारा कहानी का नरेटर, जो एक बेरोजगार और हताश युवक है, और दूसरी तरफ है फूलाबाई। हाँ, फूलाबाई। उसका जो शारीरिक चित्रण स्रोत में किया गया है ना, वो सीधे दिमाग पर वार करता है। वाकई 55-60 साल की थकी हुई औरत। उसके बालों में डाई लगी है, लेकिन वो रंग उड़ चुका है और बालों की सफेद जड़ें साफ झांक रही हैं। वो पास की ही एक बड़ी इमारत के मसाज पार्लर में काम करती है। यहाँ फूला का वो रूप एक तरह का कवच है, या कह लें कि इस बाजार में टिके रहने की एक हताश कोशिश है। नैरेटर जब भी उसे देखता है, फूला उसे गौर से देखती है, मुस्कुराती है और एक बार तो आंख भी मार देती है। और नैरेटर घबरा जाता है, वो उससे कतराने लगता है। पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, नैरेटर इतना घबराता क्यों है? मतलब क्या ये उसका एक मिडिल क्लास नैतिक श्रेष्ठता का अहंकार है, या महज उस दुनिया से अनजान होने का डर? मैं कहूंगी कि दोनों ही बातें हैं। नैरेटर खुद जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो खुद को उस सड़क छाप या बाजारू दुनिया से अलग और ऊपर मानता है। फूला की वो मुस्कान उसके उस सुरक्षित आवरण को तोड़ती है। समझ रहा हूं। लेकिन ये दूरी हमेशा के लिए नहीं रहती। एक रात करीब 1:30-2 बजे नैरेटर अपनी खोली की चाबी खो देता है। अरे बाप रे, आधी रात को? हाँ, सुनसान गली, आवारा कुत्तों का भौंकना और एक बंद दरवाजा। ऐसे में अंधेरे से फूला उजाले में आती है। उस रात फूला ने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप पोता हुआ है। उसके बदरंग बालों में एक मुरझाया हुआ गजरा अटका है। वो शायद किसी ग्राहक की तलाश में थी। बिल्कुल। नरेटर को परेशान देखकर वो अपने चाबियों के गुच्छे से किसी तरह उसके कमरे का ताला खोल देती है। और यहीं से कहानी का पहला सबसे बड़ा मतलब एक मनोवैज्ञानिक मोड़ आता है। जैसे ही कमरे की बत्ती जलती है, उस उजाले में नरेटर फूला को बहुत करीब से देखता है। हाँ, वो उजाले वाला दृश्य। वो झुर्रियां, वो पाउडर की मोटी परतें, वो पुती हुई लाली, वो सब कुछ उस तेज रोशनी में बेनकाब हो जाता है। फूला को भी शायद इस बात का एहसास होता है। उसके होंठ कांपने लगते हैं। वो सफाई देने लगती है कि उसकी उम्र उतनी नहीं है, बस तबीयत खराब रहने से वो ऐसी दिखने लगी है। और फिर वो एक ऐसा वाक्य बोलती है जो बहुत अजीब है। वो कहती है कि वो नैरेटर को पसंद करती है और उसे मोहब्बत और हेल्प मांगता है। मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत अजीब लगा, मोहब्बत और हेल्प। ये दोनों एक साथ क्यों? क्योंकि उस निर्मम दुनिया में जहां हर चीज सिर्फ एक लेन देन है, वहां मोहब्बत का मतलब कोई रोमानी आलिंगन नहीं रह गया है। अच्छा। वहां मोहब्बत का मतलब है सर्वाइवल में साथ देना। जब वो कहती है कि उसे हेल्प चाहिए, तो वो दरअसल एक इंसान के तौर पर देखे जाने की गुहार लगा रही है। मतलब वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहती। बिल्कुल। वो एक ऐसे शख्स की तलाश में है जो उसे सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु ना समझे। वो इस खूंखार शहर में एक ऐसा कोना ढूंढ रही है जहां वो कमजोर पड़ सके। लेकिन नैरेटर का जवाब एकदम सीधा और रूखा होता है। वो कहता है, मैं वो टाइप का आदमी नहीं हूं। बहुत कठोर जवाब था वो।
ये सुनते ही फूला के चेहरे पर जो भयानक बेबसी छा जाती है वो सन्न कर देने वाली है। वो चुप हो जाती है और फिर अपनी उस खारिज कर दी गई गरिमा को बचाने के लिए या शायद महज एक संपर्क बनाए रखने के लिए वो 4-5 रुपए उधार मांगती है। और नैरेटर उसे वो पैसे दे देता है। देखिए, वो पैसे फूला के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं है, वो बस उस झिड़की के बाद खुद को संभालने का एक बहाना है। सही बात है। लेकिन इस साफ इनकार के बावजूद कहानी एक बहुत ही खामोश और मार्मिक मोड़ लेती है। फूला नैरेटर की बिना बोले देखभाल शुरू कर देती है। हाँ, वो जो पुलाव वाला दृश्य है। एक रात जब नैरेटर बिना कुछ खाए भूखे पेट सोने की कोशिश कर रहा होता है, तब फूला दरवाजे पर आती है। उसने अपने मैले आंचल में एक प्लेट छिपाई होती है। हाँ, जिसमें पुलाव है। वो कोई एहसान नहीं जताती, बस इतना कहती है कि खाली पेट नहीं सोने का। फूला को बिना बताए पता चल जाता था कि नैरेटर भूखा है। ये बहुत गहरी बात है। इसके बाद से दोनों समंदर के किनारे गांधी की मूर्ति के पास चुपचाप साथ बैठने लगते हैं। वो मूर्ति जो आंखें बंद किए मुस्कुरा रही है, ये शहर के अंधेपन का कितना सटीक मेटाफर है ना? बहुत ही सटीक। और इस खामोशी के पीछे फूला के दिन भर के शोषण का शोर छिपा होता है। हमें उस मसाज पार्लर की अर्थव्यवस्था को समझना होगा। फूला दिन रात वहां खट्टी है, शराब, बर्फ, सोडा ढोना, खाना बनाना। बाप रे, उम्र के इस पड़ाव पर। और पार्लर का किराया 15,000 रुपये है। ये सारा पैसा मालिक और दलाल डकार जाते हैं। अंदर लड़कियां बड़े ग्राहकों की मालिश करती हैं, गालियां खाती हैं, पीटी जाती हैं और आखिरकार नशे की लत का शिकार हो जाती हैं। और फूला बस वो छोटे मोटे काम करती है। हाँ, फूला उस पूरी मशीनरी का एक घिसा हुआ पुर्जा है जिसे अब सिर्फ इसी काम के लिए रखा गया है। और ये देखकर किसी का भी खून खौल जाएगा, खासकर जब फूला उन छोटी हिंदुस्तानी और नेपाली लड़कियों को देखती है। वो लड़कियां जिन्हें अरब ग्राहक अपने साथ लेकर आते हैं। बिल्कुल, इन छोटी नासमझ लड़कियों को महंगे विदेशी कपड़े पहनाए जाते हैं। फॉरेन की जीन्स और कमीज। हाँ, उन्हें ऊंट घोड़ों पर घुमाया जाता है, 5 स्टार होटलों में खाना खिलाया जाता है। ये लड़कियां इस तथाकथित खुशी को देखकर बहुत खुश होती हैं। लेकिन फूला उन्हें देखकर एक भविष्यवाणी करती है। वो कहती है कि एक दिन इनका भी वही हाल होगा जो मेरा हो रहा है। क्या ये खुशी असल में उनके भविष्य के लिए बिछाया गया एक सुनहरा जाल है? फूला का वो नजरिया इसलिए इतना साफ है क्योंकि वो खुद कभी उस फ्रेश मीट वाली जगह पर रह चुकी है। वो जानती है कि ये जो महंगी जीन्स और होटल का खाना है, ये कोई खुशी नहीं है। ये इन लड़कियों के शोषण के लिए तैयार किया गया एक पिंजरा है। ये शहर उन्हें निगलने से पहले बस थोड़ा सा सहला रहा है। बहुत ही भयानक सच है ये सब देखकर फूला के अंदर जो घुटन और बेबसी भर रही थी, वो एक शाम फूट पड़ती है। वो गांधी मूर्ति के पास नैरेटर के बहुत करीब आकर बैठती है। वो फिर से एक आस लेकर उससे साथ चलने की गुहार लगाती है। हाँ, लेकिन नैरेटर इस बार बुरी तरह झिड़क कर खड़ा हो जाता है। वो फिर से वही बात दोहराता है कि वो उस टाइप का आदमी नहीं है। और तब फूला का वो ज्वालामुखी फटता है। वो बुरी तरह गालियां देने लगती है, अंधेरे में लड़खड़ाते हुए चिल्लाती है, हिजड़ा, मोहब्बत के लिए कलेजा मांगता है, कलेजा। उफ, ये अल्फाज। इस संवाद पर गौर करना बहुत जरूरी है। वो नैरेटर के मर्दानगी पर नहीं बल्कि उसके साहस पर चोट कर रही है। फूला ये कह रही है कि इस क्रूर दुनिया में किसी को अपनाना, किसी से बिना स्वार्थ के जुड़ना सबसे हिम्मत का काम है, और नैरेटर में वो हिम्मत नहीं है। ये बात एकदम दिल में छुपती है। लेकिन इसके बाद एक अजीब सी बात होती है। वो पूरी तरह से इग्नोर करना शुरू कर देती है। हाँ, वो उसे अनदेखा करने लगती है। और यहाँ से कहानी का फोकस नैरेटर के अपने निजी संघर्ष की तरफ मुड़ता है। बिल्कुल। उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस शहर का एक और भयानक डिजाइन देखिए, दफ्तरों और कंपनियों में 6 महीने की टेम्परेरी नौकरी का चक्कर। बिल्कुल, किसी भी कर्मचारी को स्थायी या परमानेंट होने का हक ना मिले, इसलिए उसे 6 महीने बाद निकालकर दूसरा रख लिया जाता है। इसे अगर हम फूला की जिंदगी से जोड़कर देखें तो ये एक ही सिक्के के 2 पहलू लगते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। फूला उस मसाज पार्लर में एक टेम्पररी शरीर है और नैरेटर कॉर्पोरेट दुनिया में एक टेम्पररी मजदूर। दोनों ही इस सिस्टम के लिए यूज एंड थ्रो कमोडिटीज हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि ये 6 महीने की नौकरी वाली व्यवस्था दरअसल इस शहर के खोखले और अस्थायी रिश्तों का ही एक एक्सटेंशन है। यहाँ किसी भी चीज में कोई परमानेंस नहीं है, कोई स्थायित्व नहीं है। नैरेटर दूर से उन ऊंची इमारतों को बनते देखता है। वो सुनता है कि बिल्डर और स्मगलर लाखों के फ्लैट्स बेच रहे हैं। एक तरफ अथाह पैसा बन रहा है और दूसरी तरफ उसकी जेब पूरी तरह खाली है। वो बुरी तरह हताश है। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, अब जब वो टूट रहा है तो वो अपना दुख फूला से बांटना चाहता है।
वो अपनी बेइज्जती की कहानियां उसे सुनाना चाहता है, पर फूला तो अब उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती। क्योंकि दर्द बांटने के लिए, कमजोरी साझा करने के लिए एक रिश्ते की बुनियाद चाहिए होती है। सही बात है। जब फूला ने वो बुनियाद रखनी चाहिए थी तो नरेटर ने उसे खारिज कर दिया था। अब नरेटर को उस इंसानियत की कमी खल रही है। और यही तनाव कहानी को उसके क्लाइमैक्स की तरफ धकेलता है। एक दिन नरेटर को पक्की उम्मीद होती है कि उसे एक बहुत अच्छी स्थायी नौकरी मिलने वाली है। वो बहुत खुश होता है। वो इतना खुश होता है कि ये खुशखबरी सबसे पहले फूला को देना चाहता है। वो मूर्ति वाले चबूतरे पर इंतजार करता है, पर फूला नहीं आती। कई दिन बीत जाते हैं। पार्लर की बत्तियां जलती हैं, गलियों में चहल पहल होती है, लेकिन फूला गायब है। फिर आती है वो लंबी खौफनाक रात। वो अस्पताल वाली रात। हाँ, रात के 2 बज रहे हैं, नरेटर लौट रहा होता है कि अचानक एक अंधेरी गली में एक लॉन्ड्री की दुकान के लकड़ी के तख्ते पर वो किसी औरत को बेसुध पड़े देखता है। वो फूला है। उसका शरीर तेज बुखार से तप रहा है और उसके मुंह के चारों तरफ उल्टी फैली हुई है। हे भगवान! मसाज पार्लर वालों ने उसे काम का ना पाकर बीमार हालत में एक खराब मशीन की तरह सड़क पर फेंक दिया था। ये दृश्य इस सिस्टम की असलियत है। एक इंसान की अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक उसका शरीर मुनाफा कमा कर दे सकता है। बिल्कुल। इसके बाद नरेटर का जो संघर्ष शुरू होता है वो किसी बुरे सपने जैसा है। रात के 2 बजे, जेब में गिने चुने पैसे और एक बेहोश, उल्टी में सनी हुई औरत। वो किसी तरह टैक्सी करता है। 2 बड़े अस्पताल उन्हें लेने से ही मना कर देते हैं। ये बहुत ही आम और दर्दनाक सच्चाई है। आखिरकार म्यूनिसिपल अस्पताल के एक ड्यूटी रूम में एक कोने में बिस्तर डालकर उसे लिटाया जाता है और सलाइन की बोतल लगाई जाती है। दवाइयां नहीं है। अस्पताल मरीजों से अटा पड़ा है। नरेटर वहीं बेंच पर बैठे बैठे सुबह कर देता है। वो रात नरेटर के लिए एक अग्नि परीक्षा है और अगली सुबह जब वो अपनी उस नौकरी के लिए इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के दफ्तर पहुंचता है, जिस नौकरी पर उसे पूरा भरोसा था, हाँ, तो वहां से भी उसे खाली हाथ लौटा दिया जाता है। उसकी बची कुची उम्मीद भी टूट जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो लोगों से गिड़गिड़ाकर भीख मांगता है, थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर फूला के लिए दवाइयां खरीदता है और वापस अस्पताल भागता है। अस्पताल का वो मेडिकल इमरजेंसी वाला दृश्य बहुत ही ग्राफिक और बेचैन करने वाला है। जब वो लौटता है तो फूला अपनी ही उल्टी में सन्नी होती है। डॉक्टर आता है और मशीन से उसके फेफड़ों में फंसी उल्टी को बाहर निकालता है। वो जो मशीन की घर घर की आवाज है, फूला का सांस खींचने के लिए बिलबिलाना, कोई भी ये सुनकर सिहर जाएगा। और इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी विडंबना देखिए। डॉक्टर ऑक्सीजन मांगता है, लेकिन वहां रखे ऑक्सीजन के सारे सिलेंडर खाली पड़े हैं। ये खाली सिलेंडर सिर्फ अस्पताल की नाकामी नहीं है, ये पूरे शहर की संवेदना के खालीपन का प्रतीक है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। उस घुटन भरी रात के बाद जब नरेटर अस्पताल से बाहर आता है तो उसे एक गहरा एहसास होता है। वो वापस उसी जगह पहुंचता है जहां अरब, स्मगलर, दलाल और हिजड़े अपना अपना काम कर रहे हैं। सामने वही लट्टुओं से सजी गांधी जी की मूर्ति है। और वहां का नजारा देखिए। मूर्ति के पास एक नेता महानता और आदर्शों का भाषण दे रहा है और ठीक उसी के बगल में एक दलाल एक कार वाले ग्राहक से किसी लड़की का सौदा कर रहा है। यही तो इस शहर का असली चेहरा है। ये दृश्य नैरेटर के अंदर कुछ हमेशा के लिए तोड़ देता है। वो मनी मन तय करता है कि वो भले ही जिंदगी भर बेघर और बेरोजगार रहे, पर वो इन दलालों की दुनिया में कभी शामिल नहीं होगा। उसकी ये नफरत, ये विद्रोही अब उसका मार्गदर्शक बन जाता है। ये नफरत उसे एक अजीब सी नैतिक आज़ादी देती है। वो पूरी रात फूला के मरने के खौफनाक सपने देखता है, लेकिन जब सुबह होती है तो कहानी अपने सबसे मार्मिक पड़ाव पर पहुंचती है। हाँ, फूला जिंदा बच जाती है। लेकिन यहाँ भी कोई राहत नहीं है। बड़ी नर्स आती है और नरेटर को बुरी तरह डांटने लगती है। हाँ, वो जो बांटती है कि जगह नहीं है। वो चिल्लाती है कि फूला अब खतरे से बाहर है, अस्पताल में बेड नहीं है, इसलिए उसे तुरंत वहां से ले जाया जाए, वरना वो वार्ड बॉय से कहकर उसे बाहर फेंकवा देगी। मतलब सर्वाइवल के बाद भी आपको चैन से लेटने का कोई हक नहीं है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है। और यहीं पर दोनों किरदारों के बीच वो आखिरी दिल को चीर देने वाला संवाद होता है। नरेटर आगे बढ़कर फूला को सहारा देकर उठाता है। किसी तरह घिसटते हुए दोनों अस्पताल के लोहे के फाटक तक पहुंचते हैं। उस वक्त फूला की हालत कैसी होती है? फूला की आंखों में आंसू हैं। वो कांपती आवाज में नरेटर से कहती है, तुम नहीं आते तो मैं मर जाती। और नरेटर का रिएक्शन? वो मुस्कुराता नहीं है, वो जोर से लगभग पागलों की तरह हंस पड़ता है। वो फूला से कहता है, तुम बोली थी ना कि मैं मोहब्बत नहीं कर सकता, अभी देखा ना मैं कैसी मोहब्बत करता हूँ। जिसकी बात फूला ने उस रात की थी।
उसने एक ऐसे इंसान का हाथ थामा है जिसे पूरी दुनिया ने कचरे की तरह फेंक दिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। वो हंसते हुए तुरंत गंभीर हो जाता है और कहता है, मगर मैं वो टाइप का आदमी नहीं हूं। समझ गई ना? ये बहुत गहरा पल है। वो मदद कर रहा है, वो परवाह कर रहा है, लेकिन वो उस रोमांटिक या ट्रांजैक्शनल रिश्ते का ठप्पा अपने ऊपर नहीं लगने देना चाहता। इसके बाद का अंतिम दृश्य किसी भी इंसान को सुन कर सकता है। घिसटते और लड़खड़ाते हुए, एक दूसरे का सहारा लिए हुए वो दोनों अस्पताल के फाटक से बाहर निकल जाते हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अब उन्हें किधर जाना है। उनके पास कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, शहर की उस निर्मम फूड चेन में वो दोनों सबसे कमजोर शिकार हैं, लेकिन इस पल वो दोनों साथ हैं। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर असल मोहब्बत है क्या? क्या ये वो वादे और कस्में हैं जो हम फिल्मों में लिखते हैं? मुझे नहीं लगता। या फिर मोहब्बत बस इतनी सी बात है कि जब पूरी दुनिया, पूरा समाज और पूरा सिस्टम किसी इंसान को कचरे के ढेर में मरने के लिए छोड़ दे, तब बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बस उसका हाथ थाम लेना और उसे उठाकर खड़ा कर देना ही मोहब्बत है। शायद इस खोखले शहर में यही मोहब्बत का सबसे सच्चा और इकलौता रूप है। क्या बात है, बहुत ही भावपूर्ण। और इसी सवाल के साथ हम आज के इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। बिल्कुल, ये कहानी लंबे समय तक साथ रहती है। आप सभी का इस कहानी को हमारे साथ सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी इस कोशिश को अपना प्यार दें। चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नई कहानी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।